अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आना लेक्चर। आज बात करेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। बात करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते क्या है? देखिए, कोलिनर्जिक के बारे में तो आपको मालूम है कि बात हो रही है रिसेप्टर्स की। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पांस, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अभी एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट वो मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी बायोलॉजिकल रिस्पांस को इंक्रीज करवाता है, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ एजेंट हैं जो कि सिमिलर है एसिटाइलकोलिन से, तो अब ये क्या कहलाएंगे? एगोनिस्ट कहलाएंगे। जो इफेक्ट एसिटाइलकोलिन ने करना है वही इफेक्ट सेम वो कर रहा है। और इसका अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो काम एगोनिस्ट करेगा उसका उल्टा काम एंटागोनिस्ट करेगा, उसका अपोजिट काम एंटागोनिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी एसिटाइलकोलिन अपना इफेक्ट करता है, कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसका जो अपोजिट रिस्पॉन्स होगा वो उसी का एंटागोनिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स होती हैं एक्चुअली ना। कौन सी ड्रग्स होती हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम इनको कह देंगे। ये कुछ एजेंट्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग्स हैं जो क्या कर रहे हैं? इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। किस तरीके से ये इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे? जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेंगे? वही कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, यानी मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से ये बाइंड करेंगे। और किस चीज पे अपना ये इफेक्ट करेंगे? क्योंकि देखें, ये जो एगोनिस्ट है ना, वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। और जैसे कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नॉर्मली एसिटाइलकोलिन, मस्करैनिक हो या निकोटिनिक हो, वो नॉर्मली एसिटाइलकोलिन से क्या करते हैं? वहाँ एसिटाइलकोलिन आके इन पे बाइंड होता है और फिर जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को मजीद स्टिमुलेट करना, मजीद इनहेंस करना, वो काम करेंगे। बट किसके साथ बाइंड होने के बाद? रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद। ठीक है, तो अब हम इन्हें मजीद क्या कह सकते हैं? हम इन्हें मजीद पैरा सिंपैथोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं। किनको? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को। अब ये जो ड्रग्स हैं जो कि इफेक्ट को इंक्रीज करवा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्सिबल, जबकि तीसरी जो है थर्ड वन इज इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट इरिवर्सिबल। इन दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस ये है कि एक रिवर्सिबल है और दूसरी इरिवर्सिबल है। तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग के बारे में। पता तो चल गया हमें कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है। ये वो एजेंट है, वो ड्रग्स हैं जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी और एसिटाइलकोलिन के जो इफेक्ट होगा उसको मजीद मामिक करेंगी या स्टिमुलेट करेंगी, इनहेंस करेंगे। अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो भी इनके एक्शंस हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट है, उसको ये शो करेंगे। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्टिंग है, पहली क्लास जो हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग, ये जो है हमने इनको भी फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन, हमारे पास कुछ जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है वो पहली कैटेगरी, पहली क्लास से जो बिलोंग करते हैं उसको हम कहते हैं कोलिन ईस्टर। और दूसरी क्लास जो है वो सिंथेटिक ईस्टर ऑफ कोलिन है। और तीसरी क्लास जो है दैट इज नेचुरल अल्कोलाइड है। ठीक है, तीनों क्लासेस की एग्जांपल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो एसिटाइलकोलिन है वो पहली क्लास को बिलोंग करता है, यानी कोलिन ईस्टर इसके अंदर आता है, ये कोलिन ईस्टर के अंडर आता है। सेकंड जो हमारे पास है सिंथेटिक ईस्टर ऑफ कोलिन, उसमें दो हैं हमारे पास एगोनिस्ट, नंबर वन कार्बाकोल और नंबर टू बिथैनिकोल। और जो नेचुरल अल्कलाइड होते हैं ये है पाइलोकार्पीन। ठीक है, तो अब ये क्या है? एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथैनिकोल, पाइलोकार्पीन क्या है? दीज आर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, दीज आर कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये बाइंड करेगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी मस्करेनिक रिसेप्टर एज वेल एज निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और क्या करेंगी? इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। किस तरह से? यहाँ पे पहले हम कंसीडर करते हैं एसिटाइल कोलिन को। जैसे कि आपको बताया कि पहली जो क्लास है कोलिन ईस्टर, उसकी एग्जांपल एसिटाइल कोलिन यहाँ हमारे पास है। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन है, अगर मैं जनरली इसकी बात करूँ, वी नो दिस दैट दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, बट अगर मैं जनरली इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये जो है ना क्वाटरनरी
अमोनियम कंपाउंड होता है और इसके पास मींस क्या होता है, इसके पास नाइट्रोजन होता है। और मैंने न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन जब करवाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप ये लेक्चर समझना चाहते हैं 100%, तो आपको पहले वो लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है, इसके पास नाइट्रोजन होता है और उसको पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि चार्ज पोलर है, इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकता। जिस वक्त मैंने न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलिन करवाया था, तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं। अगर ये इनसाइड द न्यूरॉन आता है कोलिन, जहाँ मैंने बताया था, तो इस कोलिन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, इनसाइड द न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिपेंड करना पड़ता है किस पे, सोडियम पे। सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अलावा फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन, ये डिपेंड करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल के पे। ठीक है, तो एटीपी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कोलिन और सोडियम ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इनसाइड द सेल। तो ये तो मैं जनरली बात कर रही थी ना। एंड ये एक्ट करता है एज न्यूरोट्रांसमीटर भी। तो वो जो मैंने जनरली अभी बताया, उसमें मेरा पर्पस ये था बताने का कि देखिए, जो एसिटाइलकोलिन है ना, उसको मेम्ब्रेन क्रॉस करने में डिफिकल्टी होती है ड्यू टू पोलर। तो अब यहाँ पे एक चीज मैंने और बताई थी न्यूरोट्रांसमिशन में, कि ये जो एसिटाइलकोलिन होते हैं, डिग्रेड कर दिए जाते हैं। स्टेप नंबर 5 में आपने उस वक्त पढ़ा था, डिस्कस किया था हमने, कि कोलिन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, एसिटाइलकोलिन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकडाउन उसका हो जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ये क्या करता है, कोलिन मॉलिक्यूल को अलग कर देता है और एसिटेट को अलग कर देता है। ठीक है, तो अब ये कोलिन तो वहां पे वापस रिसाइक्लिंग के लिए चला जाया करता था। तो इन केस हम एज कोलिनर्जिक ड्रग या एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अगर किसी पेशेंट को देते हैं, और उसमें हम पहली क्लास यानी एसिटाइल कोलिन को इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दें उस मरीज को, तो होगा ये कि इसके जो इफेक्ट है ना, वो काफी लिमिटेड है। और ये इजीली इनहिबिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। इसलिए इसका जो थेराप्यूटिक यूज है, उसमें इसकी कोई सच इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके जो यूज है वो काफी लिमिटेड है। जब इसको यूज किया गया तो उसका ड्रॉबैक ये आया कि ये जो बॉडी में हमारे एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, तो उस एंजाइम की वजह से ये इनहिबिट हो जाता है। तो इतना अच्छा कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं। जो थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट है, जो कुछ इसके थेराप्यूटिक यूजेस है, उसको मैं करवा देती हूँ। पहली चीज इसके बारे में आपने समझ ली। सेकंड ये कि ये दोनों रिसेप्टर मस्कुलिन का निकोटीन के साथ बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन। और जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें ये क्या क्या करता है, हार्ट का जो रेट है उसको लो कर देता है, ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर देता है, मायोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, पिपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये जो स्लाइवरी सिक्रेशन है, उसको बहुत इंक्रीज कर देता है, और इंटेस्टिनल सिक्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है। वहां पे जो मोटिलिटी होती है उसकी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, जीआई की, उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसको, इसके लिए जो एंटागोनिस्ट होता है, यानी ब्लॉकर जो है, दैट इज एट्रोपिन। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो एगोनिस्ट का अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो काम एगोनिस्ट करेगा उसका अपोजिट काम किसने करना है, एंटागोनिस्ट ने करना है। तो एसिटाइलकोलिन को लेकर जो एंटागोनिस्ट है वो एट्रोपिन है। नेक्स्ट वी हैव बिथैनिकॉल। देखिए, बिथैनिकॉल जो है ना, वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा रिलेट करता है विद एसिटाइलकोलिन, जो भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि उसका यूज लिमिटेड है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो फॉरन इजीली, फॉरन क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये इसका ड्रॉबैक था। तो अब हमारे पास जो बिथैनिकॉल है, वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा तो रिसेम्बलेंस शो कर रहा है, रिलेट कर रहा है एसिटाइलकोलिन से, बट थोड़ी मॉडिफिकेशन भी होती है। क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे एसिटेट मॉलिक्यूल है और कोलिन है, जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो एसिटाइलकोलिन बन जाता है। बट यहाँ बिथैनिकॉल के केस में जो एसिटेट है वो रिप्लेस हो जाता है विद कार्बामेट। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कार्बामेट। इस कार्बामेट से रिप्लेस हो गया, इसकी एसिटेट की जगह कौन आ गया, कार्बामेट आ गया है। अब ये जो कार्बामेट है, इसमें ना सिर्फ ये वाली मॉडिफिकेशन हुई है, बल्कि क्या होता है, जो
कोलिन मॉलिक्यूल है वो भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। किस तरीके से, मिथाइलेटेड, एक मिथाइल ग्रुप होता है वो आके अटैच हो जाता है और फिर हम इसे कहते हैं कि मिथाइलेटेड हो गया है, ठीक है। तो इस चेंज के होने से क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आई और अब ये एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है वो उसको इनहिबिट नहीं कर सकेगा। इस वजह से हम बिथानिकॉल को इजीली यूज करते हैं। और सेकंड बात ये कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ ये बाइंड नहीं करता। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका जब ये मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा बिथानिकॉल, ये एटॉनिक ब्लैडर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जो यूरिन का जो एक्सपल्जन है उसको ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूरोजेनिक एटॉनी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मींस फॉर्मिंग ऑफ नर्वस टिश्यू। और इसके अलावा मेगाकोलोनिक कंडीशन होती है, हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। मेगाकोलोन्स डायलेशन ऑफ कोलोन की बात हो रही है। ये जो बिथानिकॉल है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी अगर इसकी देखी जाए, टून जो है ये उसको काफी इंक्रीज कर देता है। प्लस अगर हम इसके बारे में बात करें, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है ये उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। आईओ जो प्रेशर होता है ये उसको डिक्रीज कर देता है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम इसकी बात करें, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह ये कॉज कर रहा होता है, एब्डोमिनल पेन होते हैं, डायरिया भी हो जाता है और नोजिया भी होता है। स्वेटिंग भी इंक्लूड है इसके एडवर्स इफेक्ट में, स्लाइवेशन और फ्लशिंग भी इंक्लूड है। फिर इसके अलावा ये ब्रोंकोस्पेज्म भी कॉज करता है। ओवरडोज अगर ले ली जाए तो बिथानिकॉल के एडवर्स इफेक्ट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्बाकोल। कार्बाकोल देखिए दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है लाइक एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है, जबकि बिथानिकॉल सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। कार्बाकोल लाइक एसिटाइलकोलिन दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। ये जो है इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, जब इस मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है कार्बाकोल, ये वाला एगोनिस्ट, तो जो कार्डियोवेसिकुलर सिस्टम है वहां पे ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब कार्डियोवेसिकुलर सिस्टम के साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे भी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम हमारा होता है वहां पे भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एज वेल एज मायोसिस भी करवाते हैं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ये भी डिक्रीज करते हैं। मायोसिस अगेन वही कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, और जो सीलियरी मसल्स होते हैं उनको आई में रिलैक्स कर दिया जाता है। अच्छा, इसकी एक ब्यूटी है वो ये है कि जब हम इसको पेशेंट को देते हैं तो पहले तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा डिप्रेशन साइड पे भी जा रहा होता है, जो जहाँ पे ये सिस्टम लाइक कार्डियोवेसिकुलर सिस्टम में ये और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में ये जो काम कर रहा होता है, पहले एक्टिविटी को जरा सा स्टिमुलेट करता है, देन फिर थोड़ा सा डिप्रेस भी ये होता है। और इसके अलावा ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी डिक्रीज कर रहा होता है। अगर एज सच इसके साइड इफेक्ट देखें तो इसके साइड इफेक्ट इतने खास नहीं आ रहे होते। उसका रीजन ये है कि ये पेनिट्रेशन कर ही नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं करता, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता। तो जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो फिर ये कोई एज सच साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव पाइलोकार्पिन। जो पाइलोकार्पिन है वो सिर्फ और सिर्फ मस्कुरानिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। अब सिर्फ और सिर्फ ओनली मस्कुरानिक रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड करता है, फर्स्ट पाइलोकार्पिन एंड सेकंड बिथैनिकॉल। यही वजह है कि बिथैनिकॉल और पाइलोकार्पिन को ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्राइमरीली यूज होता है पाइलोकार्पिन का ऑप्थेल्मोलॉजी में भी, जो आई की सर्जरी होती है, सर्जन जो होते हैं तो उसको पाइलोकार्पिन को इस्तेमाल करते हैं, ट्रीट किया जाता है पहले आई को विद दिस, और टॉपिकली इसको अप्लाई करवाया जा रहा होता है कॉर्निया के साथ ना। और वहां पे फिर ये मायोसिस कंडीशन कॉज कर देता है, फिक्स हो जाता है विजन, और सीलियरी मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और फिर इजीली सर्जरी परफॉर्म हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसमें क्या है, देखें ये ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज ये करता है, ठीक है, और इसके अलावा मायोसिस को प्रमोट करता है। एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, यही वजह है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करता है और वो एडवर्स इफेक्ट में काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।